हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। हम लोग क्लास 10th मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 1। क्या पढ़ेंगे बेटा? चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। तो हमारे टॉपिक का क्या नाम है बेटा? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। तो देखो, वास्तविक संख्या कहते किसे हैं? जिनमें हम परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या। तो हम सबसे पहले, हमारा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक हो जाएगा परिमेय संख्या, एक हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। एक हो जाएगा अपरिमेय संख्या। एक हो जाएगा प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय अपरिमेय संख्या। तो पहला हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों परिमेय संख्या, और दूसरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q क्या हो? हमारा जीरो ना हो। क्यों जीरो ना हो? और p और q ये दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। उन्हें क्या बोला जाएगा? परिमेय संख्या बोला जाएगा। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, q हमारा क्या हो? जीरो ना हो, और p और q क्या हो? पूर्णांक हो। उन्हें क्या बोला जाएगा? परिमेय संख्या बोला जाएगा। तो हम परिमेय संख्या के उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में जैसे हम ले सकते हैं 3/2, 3/2, 2, 1, ये सब हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि हम 2 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, 1 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, तो ये संख्याएं p बटे q के रूप में हो जाएंगी। p बटे q के रूप में हो जाएंगी। जब संख्याएं p बटे q के रूप में हो जाएंगी, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? परिमेय संख्या बोला जाएगा। तो हम अगला देखते हैं अपरिमेय संख्या। क्या देखते हैं? अपरिमेय संख्या। तो जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें क्या बोला जाएगा? अपरिमेय संख्या बोला जाएगा। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसके हम क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा √2, √3, डॉट डॉट, ये सब क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। अपरिमेय संख्या के अंतर्गत तो ऐसी संख्याएं आती हैं जिनको हम वर्गमूल के अंदर लिखते हैं। ये किसका सिंबल होता है प्यारे बच्चों? वर्गमूल का। किसका सिंबल होता है? वर्गमूल का। तो जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख देंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा? परिमेय संख्या बोला जाएगा। और जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, उनको क्या बोला जाएगा? अपरिमेय संख्या बोला जाएगा। अच्छा, ये बताओ हमें, हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर किसी संख्या, मान लीजिए कि हमारा कोई संख्या 3 है। क्या है? 3। और 3 के नीचे हम क्या करते हैं बेटा? 0 करते हैं। क्या करते हैं? 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 है, तो इसको अभी तक क्या नहीं किया गया है? परिभाषित नहीं किया जा सका। इसीलिए इसके क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। यहाँ तक समझ में आया प्यारे बच्चों? अब हम आगे देखते हैं। हम परिमेय संख्या पढ़ लिए, हम अपरिमेय संख्या पढ़ लिया। अब हम थोड़ा देखते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या देखते हैं। तो हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक। प्राकृत, या इसी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। देखो बेटा, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं, हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? जहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं और अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। तो 1 से लेकर अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर अनंत तक, मतलब 1, 2, 3, ऐसे ऐसे बेटा कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। तो 1 से लेकर अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। चलो हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या। क्या देखेंगे? पूर्ण संख्या। देखो, हमारा अगली हेडिंग हो जाएगी पूर्ण संख्या। अगली हेडिंग हो जाएगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अगर हम, देखो प्यारे बच्चों, अगर हम प्राकृतिक संख्या में, अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को भी ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में, जैसे हमारा ये 0 ले लिए, क्या ले लिए बेटा? 0। तो 0, 1, 2, मतलब 0 प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को भी ऐड कर लें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो हम लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3,
ऐसे डॉट डॉट करते हम कहाँ चले जाएं बेटा, अनंत तक। तो जीरो को अगर हम ऐड कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, जीरो को ऐड कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखते हैं बेटा पूर्णांक संख्या। क्या देखते हैं, पूर्णांक संख्या। तो हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो देखो बेटा, माइनस से लेकर, माइनस में जितनी संख्या होती है जिनको हम कह सकते हैं एक तरह से कि जिन्हें हम नंबर लाइन पे प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन्हें हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्या। जैसे हम इसमें देखेंगे, हम इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों, माइनस अनंत से लेकर, हम क्या देख सकते हैं बेटा, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितनी संख्याएं होंगी उनको क्या बोला जाएगा, पूर्णांक संख्या। जैसे इसमें हो गया, देखो बेटा, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा प्यारे बच्चों, अनंत तक। तो हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं उनको क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्या बोला जाता है। चलो प्यारे बच्चों, हम आगे क्या देखते हैं, आगे हम देखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो कि हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे क्लास 10th में है बेटा। तो हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी, चलो हम आगे इसको मिटा देते हैं और इसके बाद हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी, हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी प्यारे बच्चों, हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या हो जाएगी, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो हम लिखेंगे अंकगणित की, अंकगणित की, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत, आधारभूत प्रमेय। क्या हो जाएगी, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब चलो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। जैसे हमारे पास कोई भाज्य संख्या हो, क्या हो, भाज्य संख्या हो, उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भाज्य संख्या है, क्या है प्यारे बच्चों, हमारे पास भाज्य संख्या है। मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, भाज्य संख्या। इसी भाज्य संख्या को, इसी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के, अभाज्य संख्या के, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में, अभाज्य संख्या के, संख्या के गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में अगर हम इन्हीं अभाज्य संख्या को, इसी अभाज्य संख्या को, जो हमारा भाज्य संख्या होगा, उसी भाज्य संख्या को हम जब अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख देंगे तो ही हमारा क्या हो जाएगा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हो जाएगी। चलो हम देखते हैं, जैसे हम इस पे एग्जाम्पल लेते हैं तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लिए, जैसे मान लीजिए हमने ये लिया कि 24, क्या लिया, 24 हमारी क्या है, भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। देखो बेटा, भाज्य संख्या उसे कहते हैं, एक बार भाज्य संख्या के बारे में भी समझ लो। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, क्या हो, 2 से अधिक, या तो ऐसा कह सकते हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उनको क्या बोला जाता है, भाज्य संख्या। चलो अगर हम इसी 24 को हम भाज्य संख्या है, जो कि हमारा क्या है, भाज्य संख्या, इसी को जब हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो हम इसका क्या करते हैं बेटा, फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। चलो हम 24 का गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, 24 का गुणनखंड। तो हम सबसे पहले किससे काटते हैं, 2 से। किससे बेटा, 2 से। 2 एकन्ना 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर से 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, फिर 3 एकन्ना 3, 3 एकन्ना 3। इसी जब हम 24 को, इसी हम 24 को जब हम ये लिख देंगे प्यारे बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये क्या है, ये हमारा भाज्य संख्या, ये क्या है, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। अच्छा, इसी को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, देखो 2 एक बार है, 2 बार है और 3 बार, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और मल्टीपल बाई 3, मल्टीपल बाई 3, यही क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएंगे, भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड। चलो अगर हम देखें और एक आध 2 एग्जाम्पल देखते हैं, और हम क्या देखते हैं, एक आध 2 एग्जाम्पल और देखते हैं, और हम देखते हैं एग्जाम्पल में भाज्य गुणनखंड। क्या देखेंगे बेटा, अभाज्य गुणनखंड। हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड। क्या देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। चलो हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। चलो आप लोग बताएंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 36 लिख दिया। क्या लिखा प्यारे बच्चों, 36। 36 जो कि क्या है, हमारा भाज्य संख्या है। इसी भाज्य संख्या को जब हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
यही हमारा हो जाएगा भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड। चलो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं बेटा, इसका फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर। तो देखो 36 से 36 क्या है? भाज्य संख्या। अच्छा, अगर हम इसको सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 होती है। क्या होती है? 2। हम सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। जब 2 से नहीं कटता तो अगली संख्या से ट्राई करते हैं कि कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों? 2 से। 2 एक अन्ना 2, 2 8 16, 2 8 16। फिर देखते हैं 2 9 18, 18 2 के पहाड़े में आता है ना। 3 2 के पहाड़े में 9 2 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो हम किससे काटेंगे बेटा? 3 से। 3 त्रिका 9, फिर 3 एक अन्ना 3, 3 एक अन्ना 3। इसी हम जब 36 को, इसी 36 को जो कि हमारा क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या है। इसी 36 को जब हम क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। यानी कि अगर हम देखें कि 2 कितनी बार है? 2। और 3 कितनी बार है? 2। तो इसको हम ऐसा भी तो करके लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और गुणे 3 की पावर 2। यही हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएगा? अभाज्य गुण। तो बेटा इसमें अभाज्य गुणनखंड समझ में आया कि नहीं? तो आप लोग 1 2 क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड से लगाएंगे। आप लोग 1 2 क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड से लगाएंगे। जैसे हम लिख दिए हैं यहाँ पे 54। क्या लिख दिए हैं प्यारे बच्चों? 54। तो इसको 54 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। उसके बाद हम लिखते हैं बेटा 144। क्या लिखते हैं बेटा? 144। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, पहला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दूसरा। इसको तुम लोग कहाँ से करना बेटा? घर से। जब ना समझ में आए तो फिर हमसे पूछ लेना। इसके बाद हम देखते हैं बेटा तीसरा लिख लेते हैं 524। यही 3 क्वेश्चन करके आना है। क्या करना है बेटा? इसी 3 क्वेश्चन को करके आना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 54 144 और 524। इसी को हम क्या किसमें व्यक्त करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। अब हम सीखते हैं मासा और लासा। क्या सीखते हैं प्यारे बच्चों? मासा और लासा की कैसे मासा निकाला जाएगा, कैसे लासा निकाला जाएगा, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। इन सब के बारे में हम सीखेंगे। तो हमारा हो जाएगा अगली हेडिंग मासा और लासा। मासा और लासा। हमें उम्मीद है कि आप लोग प्यारे बच्चों मासा और लासा को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आए होंगे, क्योंकि ये 2 3 4 5 6 जब से पढ़ रहे होंगे तब से लासा निकालना मासा निकालना तो आता ही होगा, आता होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? मासा और लासा। क्या देखते हैं प्यारे बच्चों? मासा और लासा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मासा और लासा। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखते हैं, हमें मासा और लासा पे एक क्वेश्चन ये दिया जाता है कि जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दे दिया गया, हमसे पूछा जाता है एक सूत्र। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? इस पे एक सूत्र लिखते हैं। इस पे हम क्या लिखेंगे? एक सूत्र। अगर हमें कोई 2 संख्या दे दिया गया, क्या दे दिया